कुछ कह रहे रहने का अनुमान है। स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने अपने लक्ष्य से भी अधिक कुशल वित्तीय प्रबंधन किया है। वे बोलते रहे, माननीय अध्यक्ष जी, वे बोलते रहे, मंसूबे हवाओं की तरह हमने जमीन पे उतरकर आसमां बदल दिया। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.65% तक सीमित रखने का मेरा प्रस्ताव है। हमारी सरकार ने पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने पर निरंतर बल दिया है। वर्ष 2004-05 में पूंजीगत व्यय 1105 करोड़ था, जो कुल बजट का 7.1% था। वर्ष 2014-15 में यह बढ़कर 4,558 करोड़ हो गया, जो कुल बजट का 7.4% था। वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय 15,642 करोड़ रह गया, जो कुल बजट का 8.9% था। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह 21,207 करोड़ अनुमानित है, जो कि कुल बजट का 10.5% होगा। वर्ष 2026-27 के मेरे प्रस्तावों में 28,205 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जो कि कुल बजट का 12.6% होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यदि प्रभावी पूंजीगत व्यय इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखा जाए, जिसमें पूंजीगत व्यय के साथ साथ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान भी सम्मिलित हैं, तो यह वर्ष 2014-15 में 4,636 करोड़ था, जो कुल बजट का 7.5% था। वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर के 27,650 करोड़ हो गया है, जो कुल बजट का 13.6% है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 11 वर्षों में इसमें 6.1% बिंदुओं की वृद्धि हुई है। अब वर्ष 2026-27 में यह 35,216 करोड़ अनुमानित है, जो कुल बजट का 15.7% है। वर्ष 2014-15 में कुल बजट 73,301 करोड़ था, जबकि वास्तविक व्यय 61,903 करोड़ अर्थात 84.45% हुआ था। वर्ष 2025-26 के लिए मैंने कुल बजट 2,05,017 करोड़ का रखा था। 31 मार्च 2026 तक लगभग 2,02,000 करोड़ व्यय अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, जो कुल बजट का लगभग 98% है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कुल बजट का 98% हिस्सा खर्च हुआ हो। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2004-05 में राजस्व घाटा उस समय के कुल बजट का 1.66% था, जो वर्ष 2014-15 के में 8 गुना बढ़कर के 13.4% हो गया है। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा बजट व्यय का घटकर 11% रहा है। वर्ष 2025-26 में राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 के मुकाबले घट करके 8.98% अनुमानित है। वर्ष 2026-27 के लिए मेरे प्रस्ताव में इसे और कम करते हुए बजट व्यय के 5.90% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व घाटे से एक बेहतर मानक प्रभावी राजस्व घाटा होता है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा राज्य जीडीपी का 1.9% था, जो कि वर्ष 2024-25 में घट करके 1.16% रह गया। हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से यह वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में और कम होकर के 0.86% रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान नौकरी पर लगाने के लिए वर्तमान में दी जा रही प्रति कर्मचारी 48,000 की एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी बढ़ाकर को 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष किया जाएगा।
माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के उद्योग विभाग द्वारा सोनीपत, हिसार, अंबाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला एवं पानीपत में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए थे। कालांतर में इन्हें हरियाणा उद्योग विभाग और तत्पश्चात HSIIDC को स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में ये क्षेत्र नगर निगमों की सीमाओं के बीच आ चुके हैं। यहाँ के उद्योगपति अक्सर कहते हैं कि इनकी स्थिति बदहाल हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इन सभी क्षेत्रों की तकदीर बदलकर दिखाने का संकल्प लिया है। इन क्षेत्रों में और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वर्ष 2026-27 में सक्षम नाम से 500 करोड़ की प्रारंभिक राशि से एक विशेष फंड की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी के मूल दरों का पुनर्निरीक्षण एवं व्यापक संशोधन करने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुपालन में गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11,257 प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 प्रति माह करने की सिफारिश की है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर के 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संकल्प पत्र में प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक परीक्षा केंद्र की स्थापना का वायदा भी था। इस दिशा में एक ठोस कदम के रूप में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। प्रथम आदर्श परीक्षा केंद्र की स्थापना 25 दिसंबर 2026 तक कुरुक्षेत्र में की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, यमुना नदी हरियाणा की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हरियाणा में यमुना की कुल 313 किलोमीटर लंबाई में जल प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य से मैं अपनी अध्यक्षता में एक नया मिशन प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं, इसके अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता में वृद्धि, अनियंत्रित अपशिष्ट प्रवाह पर पूर्ण रोक, औद्योगिक इकाइयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, नदी तटों का संरक्षण, हरित पट्टी विकास तथा भूजल पुनर्भरण के साथ एक समन्वित कार्य योजना बनाकर यमुना में गिरने वाले सभी नालों के जल का वैज्ञानिक उपचार वर्ष 2026-27 में ही सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप हरियाणा को अधिक स्वच्छ, हरित और जलवायु सक्षम राज्य बनाने की दिशा में 100 करोड़ रुपए के सीड प्रावधान के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। यह प्रदेश में शून्य उत्सर्जन वाहनों, नवीकरणीय जलवायु ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, शहरी हरितकरण, जलवायु अनुकूल कृषि तथा प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश को गति देगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 19 दिसंबर 2025 को हांसी को हरियाणा के 23वें जिले के रूप में गठित किया था। यहाँ मिनी सचिवालय, आधुनिक पुलिस लाइन, 200 बेड अस्पताल इत्यादि का निर्माण कार्य तथा सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती वर्ष 2026-27 की शुरुआत में ही सुनिश्चित करके वर्ष 2027-28 की समाप्ति से पहले हांसी को एक अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, बजट प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण से पहले अर्थव्यवस्था की दिशा और दिशा के बारे में सदन को अवगत कराने की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि योजना विभाग की 29 जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानित दर 9.5% है। वर्ष 2014-15 में अखिल भारतीय जीडीपी में हमारे राज्य का हिस्सा 3.5% था। वर्ष 2025-26 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा बढ़कर के 3.8% रहने का अनुमान है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में
राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ी है। वर्ष 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 थी। योजना विभाग की उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,95,600। इस प्रकार 11 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 2.7 गुना की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, मैं अब 2026-27 के हरियाणा प्रस्तुतिकरण ठीक पहले हृदय की गहराइयों से इस महान सदन के सभी सदस्यों का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। सभी ने 27 जनवरी को रेड बिशप पंचकुला में इस बजट के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए थे। मैंने सभी सुझाव बड़े ध्यान से सुने थे। मैं आशा करता हूं कि आप भी पूरी एकाग्रता से हर प्रस्ताव को सुनेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि बीच बीच में जहां जहां आपको किसी प्रस्ताव में अपना सुझाव स्वीकृत हुआ है तो आप उसका स्वागत करें, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा विश्वास है कि हर सदस्य को बजट भाषण के अंत तक ऐसे कई अवसर आपको मिलेंगे। हरियाणा की जनता द्वारा गढ़ा गया मेरा आज का बजट केवल सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये संत परंपरा की उस वाणी से प्रेरित है जो कहती है, कीरत कर, नाम जप, वंड छक। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में राजकोषीय घाटा 40,293.17 करोड़, जो जीडीपी का 2.65%, राजस्व घाटा 0.87%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.41%, पूंजीगत व्यय 1.86%, प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% है। माननीय अध्यक्ष जी, जल ही जीवन है। एक भी स्थायी नदी न होने के कारण हमारे प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमित जल उपलब्धता से ही अपने लोगों की निरंतर बढ़ती जल की मांग की निर्बाध आपूर्ति करते रहना है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में आज जल की कुल वार्षिक मांग 34,96,276 करोड़ लीटर है। दूसरी ओर हमारे पास सतही जल 20,96,000 करोड़ लीटर और वर्षा जल 1,32,276 करोड़ लीटर है। शेष 12,70,000 करोड़ लीटर मांग की आपूर्ति भूजल से होती है। स्पष्ट है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से जल के सिकुड़ने की संभावना है। भविष्य सक्षम हरियाणा के लिए यह जरूरी है कि बिना कोई देरी किए सीमित पानी का कुशलतम प्रयोग किया जाए। कबीरदास जी ने, माननीय अध्यक्ष जी, कहा है कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरिये करेगा कब। ये कबीरदास जी ने कहा है। अतः इस वर्ष विभागवार बजट प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण की परंपरा से हटकर मैं पानी से जुड़े सभी मुख्य विभागों के बजट प्रस्तावों को एक साथ प्रस्तुत करूंगा। आज का मेरा जल संरक्षण और संवर्धन पर यह ध्यान पूरे वर्ष सरकार के सभी विभागों की करनी में भी ये झलकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, हरियाणा का किसान केवल देश का अन्नदाता नहीं, बल्कि हरियाणा की आर्थिक सामाजिक स्थिरता का सशक्त आधार भी है। इसलिए किसान की आशा हमारी सरकार की दिशा है। माननीय अध्यक्ष जी,
पिछले बजट में मैंने उर्वरकों के तर्क संगत प्रयोग के लिए इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ एकीकृत करने की घोषणा की थी। इससे वर्तमान रबी सीजन के दौरान उर्वरक वितरण में पारदर्शिता आई है। 8 अक्टूबर 2025 से 22 फरवरी 2026 के बीच केंद्र सरकार को उर्वरक सब्सिडी में 704 करोड़ रुपए की बचत हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, 15 जनवरी को हिसार में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े 362 किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाइयों और बहनों से विचार विमर्श में मुझे कुल 58 सुझाव मिले थे। मैंने न केवल इन सभी सुझावों को वरना AI चैट बॉट से प्राप्त हुए अधिकांश सुझावों को भी किसी न किसी रूप में इस बजट में शामिल किया है। वर्ष 2026-27 के मेरे मुख्य बजट प्रस्ताव इस प्रकार हैं। पिछले बजट में लवणीय नमकीन भूमि को पुनर्जीवित किए जाने के लिए 1 लाख एकड़ भूमि के निर्धारित लक्ष्य में से लगभग 92,000 एकड़ भूमि के सुधार का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2026-27 के लिए भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम व अन्य जिलों में अतिरिक्त 1,40,000 एकड़ भूमि को खेती लायक बनाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि मैंने पिछले वर्ष 8,000 प्रति एकड़ की थी। वर्ष 2026-27 में जो किसान धान छोड़कर दालें, तिलहन, कपास उगाएंगे उन्हें 2,000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अगले 3 वर्षों में प्रदेश के सभी 8 लाख नलकूपों की गुणवत्ता का आंकलन करने का निर्णय किया है। वर्ष 2026-27 में 1/3 ट्यूबवेल अर्थात 2,70,000 ट्यूबवेलों के जल के नमूनों का परीक्षण किया जाएगा। देसी कपास की खेती में प्रोत्साहन के लिए वर्तमान में दी जा रही प्रोत्साहन राशि 3,000 प्रति एकड़ बढ़ा करके 4,000 प्रति एकड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। प्राकृतिक जैविक खेती प्रमाणन पर पहले से ही एपीडा से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान देने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम अगले 10 वर्ष तक उसमें प्राकृतिक जैविक खेती करेंगे। इसी तरह पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों पर भी प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष में एक नीति बनाई जाएगी। किसानों को जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को एक प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी व नारनौल में प्राकृतिक व जैविक किसानों की कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं तथा प्रमाणीकरण के लिए एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त स्तर के केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को अपनी प्राकृतिक व जैविक कृषि उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को दिए जाने वाले 1,200 रुपए प्रति एकड़ अनुदान को तथा DSR अपनाने के लिए किसान को दिए जाने वाले 4,500 रुपए प्रति एकड़ के अनुदान को वर्ष 2026-27 में भी जारी रखा जाएगा। हरियाणा के किसानों को देश के विभिन्न प्रदेशों में आधुनिकतम तकनीकों, उन्नत कृषि पद्धतियों, नए बाजारों से जुड़ने के अवसर जानने के लिए हर जिले से कम 100 किसानों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत किसानों को 4 फुट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण अपनाने के लिए किसानों को दी जा रही 3,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5,000 प्रति एकड़ किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की हर सरकारी चीनी मिल अपने क्षेत्र के किसानों को शुगर केन हार्वेस्टर
उपलब्ध कराएगी ताकि श्रम लागत में कमी आए। टिश्यू कल्चर के माध्यम से गन्ना की उत्पादकता में वृद्धि होती है और इस विधि से तैयार हुई पौध को किसानों को अब मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को एकल आंख विधि से गन्ने की बिजाई करने पर 3000 प्रति एकड़ की राशि को बढ़ाकर 5000 प्रति एकड़ किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी तथा 5 किलोग्राम तक के पैकेट विक्रेताओं को बिक्री संबंधी लाइसेंस से छूट देकर जैविक खेती को व्यापक रूप से बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 2000 एकड़ के एक क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकों द्वारा स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से एक नई योजना द्वारा प्राकृतिक खेती शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी हर पाई की भरपाई हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त सभी जिलों में स्मार्ट बागवानी तकनीकों जैसे सुरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग व ई पोस्ट के अंतर्गत कुल 1000 एकड़ क्षेत्र को लाने का भी मेरा प्रस्ताव है। ग्रामीण उत्पादकों की सीधी बिक्री हेतु प्रदेश में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी, जिन्हें एफपीओ द्वारा निर्मित पैक हाउसेस से लिंक किया जाएगा। पहली ग्रामीण हाट मंडी का उद्घाटन किसान दिवस के मौके पर 23 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एफपीओ के बागवानी उत्पादन से लेकर मूल्य संवर्धन एवं विपणन तक एकीकृत संस्थागत समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से बागवानी विभाग का पुनर्गठन कर इसे बागवानी एवं विपणन विभाग के रूप में स्थापित किए जाने का भी मेरा प्रस्ताव है। वर्ष 2026-27 में बागवानी फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा FMFMB पोर्टल को पूरे वर्ष संचालित किया जाएगा तथा एक कोल्ड चेन नीति लागू कर भंडारण मूल्य स्थिरता तथा निर्यात बढ़ोतरी लाने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मोरनी ब्लॉक को एक प्राकृतिक जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना 20 वर्ष में लाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फलों की फसल खराब होने पर मिलने वाले मुआवजे को 40,000 प्रति एकड़ से बढ़ा करके 50,000 प्रति एकड़ तथा सब्जियों एवं मसालों के लिए मिलने वाले मुआवजे को 30,000 प्रति एकड़ से बढ़ा करके 40,000 प्रति एकड़ करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, टिश्यू कल्चर के माध्यम से पैदा किए गए आलू बीज की श्रृंखला का प्रमाणीकरण करने के लिए एक हरियाणा आलू बीज अधिनियम लाया जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 7.5 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता युक्त बीज आलू का उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, घरौंडा व सिरसा में स्थापित कीटनाशक अवशेष प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में फलों और सब्जियों के सैंपल्स की वार्षिक परीक्षण क्षमता 3000 सैंपल से बढ़ा करके 5000 सैंपल प्रति वर्ष करने तथा इनमें नेमाटोड परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जिला सोनीपत, पानीपत, अंबाला, करनाल व कुरुक्षेत्र मशरूम उत्पादन में अग्रणी है। इन जिलों में मशरूम उत्पादन व मूल्य संवर्धन को व्यापक स्तर पर और बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एफपीओ मिशन के माध्यम से 775 एफपीओ को सुदृढ़ कर कृषि व्यवसाय को नई दिशा दी जाएगी। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 2026 को की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मधुमक्खी पालन को प्राकृतिक आपदाओं से जोखिम मुक्त करने के लिए वर्ष 2026-27 में इस व्यवसाय को भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में लाने का मेरा प्रस्ताव है। वर्ष 2026-27 में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बने महिला समूहों की 2000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको हाट मंडी तथा सीधे बाजार से भी जोड़ा जाएगा। मत्स्य एवं झींगा पालन के कृषि फीडरों से
बिजली आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं को रियायती कृषि दरों पर मात्र 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। इस श्रेणी के गैर कृषि फीडरों से 20 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को एपीओ एग्रो इंडस्ट्री कैटेगरी में 4.75 रुपए की दर से बिजली आपूर्ति की जा रही है। ऐसे गैर कृषि फीडरों से बिजली आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं की लोड सीमा 20 किलोवाट से बढ़ा करके 40 किलोवाट कर उन्हें एपीओ एग्रो इंडस्ट्री श्रेणी के तहत 6 रुपए 60 पैसे से कम करके 4 रुपए 75 पैसे की दर से बिजली उपलब्ध कराने का मेरा प्रस्ताव है।